एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32। जो आर्टिकल 32 के अंदर संवैधानिक उपचार के अधिकार है, इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक फंडामेंटल राइट का सबसे जो लास्ट जो मेन माना जाता है यही है आर्टिकल 32। इसको बहुत सारे चीज़ से रिलेट करेंगे। इससे पहले क्लास में आपने जो पढ़ा आर्टिकल जो आर्टिकल 28 एंड 29, उससे पहले आपको पढ़ा दिया। ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चल रही है। अगर आपने पीछे एक भी वीडियो कहीं भी मतलब एक भी आर्टिकल छूटा है तो ये कोई इसका गैप ही है, पूरा यूनिटी है जो 12 से लेकर 35 तक के बीच में चलता है। और इसमें आप कहीं नहीं मिस कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू रेमेडी इन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू रेमेडी इन कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये बहुत बड़ी टॉपिक है, इसको हम दो बार में देखेंगे कैसे। सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 32 के बारे में बात करें तो ये क्या होता है। फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल जितने भी हमें राइट है, अगर आर्टिकल 32 नहीं हो तो आपका जितने भी फंडामेंटल राइट है कोई रेलेवेंट भी नहीं, कोई मतलब जरूरी कोई मायने नहीं है। फिर सिंपल कानून की तरह अगर सरकार कुछ ऐसा कानून बनाए जो फंडामेंटल राइट को कंट्रोल खत्म करे तो आप किस आधार पे अपनी मतलब फंडामेंटल राइट को मंगवाओगे सरकार से। तो यही एक राइट है आर्टिकल 32, इट्स अ ह्यूमन फंडामेंटल राइट। यही इसी राइट के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट हाई कोर्ट या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रख सकते हो और फाइनली आपकी बात सुनी जाएगी और सबसे पहले आपका बात लिया जाएगा। अगर मैंने बोला आर्टिकल 32 के तहत ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट को मंगवाने के लिए। लेकिन अगर हाई कोर्ट, फॉर एग्जांपल मैंने बताया, अगर आप जैसे केरला के हो या तमिलनाडु के हो, वहां से तो आप दिल्ली आने में बड़ा टाइम लगता है ना, मतलब दूर भी है, कितने इंसान का तो साधन भी नहीं है, इसलिए वो आर्टिकल वहां के स्थानीय जो हाई कोर्ट है वहां पे डाल सकते हैं। 226 के आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट के अंदर भी अपनी फंडामेंटल राइट को प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी ने आपका हनन किया कुछ भी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा टॉपिक पढ़ने में। अब बस शांति से बस देखते जाइए कितना बढ़िया। देखो आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। देखो बात यहाँ पे समझने वाली बात है, संविधान की आत्मा और संविधान की आत्मा, ये आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा, लेकिन संविधान की आत्मा रियल क्या है, तो जो संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला, संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बताया और रेल में प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा। अब इनकी जो पॉइंट बात समझने की बात है कि आर्टिकल 32 को ही क्यों कि संविधान की आत्मा बताया, क्योंकि देखो हमारा आपको पता है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं बात करूं मूल ढांचा, संविधान के मूल ढांचा के, मूल ढांचा में एक आपका मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट भी आता है। अगर आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं है तो आप ये बस ये जो है ना ढांचा बिगड़ जाते हैं कोई भी संविधान का, आप समझ सकते हो। तो हम आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा और प्रस्तावना जो है रियल में इसकी आत्मा है। लेकिन ठाकुरदास भार्गव है, ठाकुर भार्गव दास, जो भी आप बोल सकते हो, उन्होंने भी प्रस्तावना को ही आत्मा कहा है। क्वेश्चन आते हैं, ये द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपको आईएएस, पीसीएस और एसएससी तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आपको बात पूछो ही मत। तो ये आपको दो ध्यान रखना है, दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपनी जो मैन है। देखो आपको जो मैं बताऊंगा, मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, कोई जल्दी इसको नहीं पढ़ता। आर्टिकल 32 क्लोज 1 क्लोज 2 क्लोज 3 क्लोज 4 में क्या दिया गया है, लेकिन संविधान जो क्वेश्चन एग्जामिनर की जो नजरें जो है ना इसी पे पढ़ते हैं, क्योंकि वो देखते हैं जो बच्चा कहां से मिस्टेक करा, कहां से कौन सा टॉपिक नहीं उसने कवर किया। तो अक्सर देखोगे आर्टिकल 32 का हम इस आर्टिकल में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं इस मौलिक, और आर्टिकल के जो इस 32 के जो आर्टिकल 1 है, 2 है, 32 क्लोज 1 2 3 इन सबको छोड़ देते हैं, जबकि इनसे रिलेटेड है। आपको अगर ये नहीं पढ़ोगे तो नहीं, मजा नहीं, फिर बेकार, वो कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। पल्ले तो नहीं बोल सकता, लेकिन आपका ये जरूरी है पढ़ना। क्या है देखते हैं, आर्टिकल 32 क्लोज 1 ये एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति को के जो फंडामेंटल राइट अगर कोई आपका छीनता है ना, फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन का अधिकार रखते हैं। ये हमारे पास अधिकार है। देखो क्वेश्चन यहां से बनता है, आपका
कौन से अधिकार के तहत, हम पूछ सकते हैं कि आप किस अधिकार के तहत, कौन सा क्लोज 1 के तहत, यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि आप अगर केस की तरह देंगे कि कौन सा अधिकार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में तहत सुप्रीम कोर्ट में आप अपना फंडामेंटल राइट को परिवर्तन या दोबारा लेने के लिए जा सकते हैं, मनाने के लिए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 क्लोज 1, आर्टिकल 32 क्लोज 2 अलग है, क्लोज 3 अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्लोज 1 के तहत फंडामेंटल राइट मनवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अब देखो आर्टिकल 32 क्लोज 2 में देख रहा है कि फंडामेंटल राइट अगर जब सुप्रीम कोर्ट पे जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट को भी तो कोई अधिकार रहना चाहिए भाई। अगर भाई मेरे पास अधिकार आर्टिकल 32 क्लोज 1 कि मैं जाऊं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट को तो अधिकार है, कोई भी एक अधिकार होना चाहिए। मैं इनका बात क्यों सुनूं? उनके पास अधिकार आर्टिकल 32 क्लोज 2 का है कि भाई उनके पास रिटे है, वो 5 रिटे जारी कर सकता है। कितने रिटे? 5 रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। कितने? 5 रिट जारी कर सकता है आपका अधिकार को वापस दिलाने के लिए। आप कितने 5 रिट हम पढ़ेंगे आगे, पहले हम इसको, तो 5 रिट है आपको पता है, हैबियस कॉर्पस है, प्रमादेश, जितने भी है आप 5 रिट बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको। कोई ऐसा ये टॉपिक ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं लगता कि ऐसा टॉपिक है जो आपको कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिमाग में दौड़ाएंगे। ये क्वेश्चन ये नंबरिंग टॉपिक है, ठीक है। तो आर्टिकल 32, अब आर्टिकल 32 के क्लोज 3 पे आते हैं, क्या है कि संसद के पास शक्ति है, संसद के पास शक्ति। अब देखो इसमें बात अलग किया गया, संसद के पास शक्ति है जो किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। मैंने आप फिर बता रहा हूं मैं कि 226 के तहत हाईकोर्ट के तहत है, तो हाईकोर्ट को जो है ना वो संसद ही प्राप्त करेगी, भाई वहां के लोग का आप वहां रिट जारी कर सकते हैं। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम कर किया जा रहा है, ये मत सोच लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से घुमाएंगे कि अगर संसद के पास शक्ति की विधि बनाकर रिट्स, वो कानून बनाएगी बनाकर जो रिट जारी करने की शक्ति अन्य न्यायालय को दे सकती है। ये संसद के पास है कि वो रिट जारी करके मतलब जो रिट जारी करने की शक्ति जो है एक कानून बनाकर अन्य न्यायालय को दे सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से हटाकर दे सकती है, नहीं, उनके पास ये अधिकार है, आर्टिकल 32 क्लोज 3 के तहत मिला है। अब आर्टिकल 32 क्लोज 4 को पढ़ते, बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है इसको देखते हैं कि यदि संविधान में कोई प्रावधान ना हो कि फंडामेंटल राइट को छीन लिया जाए, तो फंडामेंटल राइट छीन ही नहीं सकता या खत्म नहीं हो सकता। देखो कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो हमारे कभी खत्म नहीं हो सकता, और कुछ फंडामेंटल राइट है जो कुछ ऐसे सिचुएशन, कंट्री इंडिया के अंदर बहुत मुद्दे उठते रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, युद्ध, वॉर्स, फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत सारी चीज होते हैं। इस सिचुएशन में कभी सरकार के पास भी कोई ऐसा पावर हो जो कुछ अधिकार फंडामेंटल राइट को भी कम कर दे, कुछ समय के लिए कम करे, खत्म नहीं कर सकता, कम कर सकता है, तो वो है, मैं पढ़ेंगे आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 32 के क्लोज 4 में बताया गया है कि कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है, मतलब संविधान में कोई प्रावधान हो तो ही फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जा सकता है। अब मैं बोलूं भाई अगर नहीं है तो भाई किस फंडामेंटल राइट में निलंबित, ऐसा कौन सा कानून बना है जो फंडामेंटल राइट को भी निलंबित कर सकती है? तो मैं बोल रहा हूँ आर्टिकल 358 और 359। आर्टिकल 358 दो याद करिएगा जो हमारे कानून, ये जो फंडामेंटल राइट को जो कंट्रोल करने में मदद करती, क्या है? आर्टिकल 358 बोलता है, आर्टिकल 358 के तहत आप जो है 352 में जब राष्ट्रीय 352 के जब राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगती है, उस दौरान पूरे राष्ट्र का जो आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी, उसके तहत जो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर 19 क्लोज 1 आपको पढ़ा है, 19 एक जो हमारे फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम का, स्वतंत्रता हमें दिया गया है, ठीक है ना। तो हमारा स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार जो आप पढ़े हो वो 19 से आप पढ़ चुके हो, 19 क्लोज 1 में कितनी प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, आप जान चुके हैं। बोलने की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाषा, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की स्वतंत्रता, अब ये व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बहुत सारे चीज आप पढ़ चुके हो जो लास्ट क्लास में मैंने बता चुके हैं और अच्छे से आप पढ़ चुके हैं, होप। तो 19 क्लोज 1 में जितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है वो सारी स्वतंत्रता निलंबित हो जाती है खुद ब खुद। 358 आर्टिकल 358 क्लोज में ये बताया गया है कि अगर 352 नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे सिर्फ 19 क्लोज 1 की जो जितनी 6 प्रकार की स्वतंत्रता वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आर्टिकल 359 बोलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो
अब देखो यहाँ तो सिर्फ 19 क्लोज 1 में है बात, और यहाँ देखो 1959 में क्या, 359 में कि राष्ट्रीय आपातकाल में 352 राष्ट्रीय जब राष्ट्र 352 लगता है तो उस समय हमारी स्वतंत्रता छीन जाती है। अब राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति एक अधिसूची जारी करके फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ फंडामेंटल राइट हो जो कभी निलंबित नहीं होते। जैसे मैंने बताया, नोट कर लीजिएगा, बड़ा रेड पेन से मैंने लिखा है, क्या है आर्टिकल 20 और 21, ये क्या है, जीवन दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। अगर कोई आपसे जीवन जीने की स्वतंत्रता छीन लिया जाए तो आपको कैसा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये थे हमारे रेलेवेंट जो मेन टॉपिक पॉइंट थे। अब मेन पे आएंगे, जो आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के तहत जो 5 रिट जारी करने का अधिकार है उसको पढ़ेंगे। तो अब जो आर्टिकल 32 की जो रहते हैं इसमें 5 जो थे 5 जो सुप्रीम कोर्ट के तहत 5 रिटें जारी करी जाती है। आर्टिकल 32, इससे पहले हमने आर्टिकल 32 क्लोज 1, क्लोज 2 एंड क्लोज 3 एंड क्लोज 4 के तहत जितने भी उसके अंदर जो बातें थी उसको हम डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो हम करेंगे आर्टिकल 32 क्लोज 2 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करती हैं उनको हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल जो हम पढ़ते हैं राइट टू रेमेडी इन कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो पढ़ते हैं, इसके अंदर सबसे मोस्ट एंड जो टॉपिक है, जो पॉइंट, ये आर्टिकल 32 का क्लोज 2 क्या है। देखो 5 रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत, अब बताइए कि कौन से के तहत, आप कमेंट करके बताइएगा कि आर्टिकल 32 किसके क्लोज किसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट या संसद किसी अन्य न्यायालय को या अन्य न्यायालय को उसको पृष्ठ जारी करने के लिए अधिकार दे सकती है, रिटें जारी करने के लिए। तो हम आज पढ़ेंगे 5 रिट। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस के बाद जो हम पढ़ेंगे प्रमादेश, मैंडेमस, उसके बाद प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, सर्सेरेरियो और अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। इस टाइप से 5 जो हमारे रिट्स है इनको हम पढ़ेंगे। और इनमें से सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बारे में जानते क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो इसमें क्या, ब्रिंग द बॉडी, ये सबसे पहली बात करता है ब्रिंग द बॉडी। इसमें देखो बात समझने वाली बात है, अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया हो, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया हो और उसे या 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया हो, तो आप समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है ना, यहाँ पे आपको भी दिख रहा है। और इसी फंडामेंटल राइट का हनन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के को एक है अधिकार जो क्यू वारंटो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस के तहत। वो अब ये कब होगा, जब इस व्यक्ति जो अवैध जो व्यक्ति है जिसके फंडामेंटल निलंबित किया जा रहा है, उस व्यक्ति के कोई रिश्तेदार हो, क्या कोई रिश्तेदार अगर केस दर्ज करे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो कर नहीं सकता, वो खुद जेल के अंदर है, तो फिर ये अगर सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस के तहत उस व्यक्ति का खिलाफ एक्शन ले सकती है, ठीक है ना। चाहे वो व्यक्ति हो, निजी व्यक्ति भी हो सकता है, या एनजीओ, कोई संस्था या कोई भी सार्वजनिक, कुछ भी हो सकता, संगठन भी हो सकता है, लोक अधिकारी भी हो सकता है, आप कुछ भी समझ सकते हो जो इसके पास मौलिक अधिकार की शक्ति एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिला गया है। तो आप समझ सकते हो किसके साथ, तो निजी व्यक्ति या एनजीओ या और भी अन्य हैं, लोक अधिकारी हो सकते हैं, ठीक है ना। कब लगाया जाता है, तो मैंने बता दिया, अगर व्यक्ति को अवैध बंधक बनाया गया हो, व्यक्ति को अवैध मतलब बिना मुकदमा, बिना मुजरिम बनाया या कुछ भी, अवैध बंधक 24 घंटे पार कर चुके, 2 दिन 4 दिन बिना पूछे अंदर किस तहत थाने में रखा गया, किस हालात में वो बंदा, क्या उसकी पर्सनल जो जीवन दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 32, 22 और 20 एंड 21 भी तो नहीं छीनी जा रही है। ये सब देखने के लिए क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश की जाती है। अगर उसको क्लोज कर दिया गया है तो ये इस सिचुएशन में बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस लागू किया जाता है। इसमें 24 घंटे से ऊपर अगर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत ना किया गया हो तब लागू किया गया है। और कब नहीं लागू किया जाता है, इनको समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला कि ये हैबियस कॉर्पस कब नहीं लागू किया जाता है, तो जो कारावास के आदेश में नहीं, अगर आपको कारावास में डाल दिया गया हो या कारावास
के चक्कर में, तो आप नहीं किया भाई, अगर मेरे को कारावास के चक्कर में डालता, आप बोलोगे भाई 24 घंटे के आप सुप्रीम कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने या आपकी स्वतंत्रता हनन हो रही है, आपका कुछ फैसला और सुना जाए, नहीं, कारावास के आदेश पर या कोर्ट का अवमानना करने पर या कोर्ट का कोई भी ऐसा गतिविधि जो रियल जो सीरियस होती है, कोर्ट की अवमानना करने पर आप अगर ऐसे पकड़े जाते हो तो फिर आपके ऊपर कोई मतलब ये हैबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं, आपका स्वतः खत्म हो जाएगी उससे, ये आपकी फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो आपको ये है हैबियस कॉर्पस के बारे में सिंपल सी बहुत रिवीजन करते हैं। क्या है हैबियस कॉर्पस, क्या बताता है, ब्रिंग द सिंपल सी बात है, ब्रिंग द बॉडी की बात करता है। क्या कि मनुष्य को, ये शरीर को स्वतः प्रस्तुत करो कि क्यों, किस हालात में, अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया हो, तो अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया भी गया हो, अगर वो 24 घंटे के अंदर फिर भी, या किसी व्यक्ति को अगर वैध रूप से भी गिरफ्तार किया गया हो या 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया गया हो, तो उसके रिलेटिव या रिश्तेदार न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में उसकी न्यायिक स्वतंत्रता के लिए या वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकार उनको दोबारा दे सकती है। और किस हालात में, नहीं तो कारावास की स्थिति में और कोर्ट की अवहेलना की स्थिति में। ये है, बहुत सिंपल है। आप अगर इसको नोट्स बाय नोट्स बनाते रहोगे तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो वो आपको जिस भाषा में आपको आसान पॉलिटिक्स समझ में आता है वो अच्छी होती है। कोई जरूरी नहीं कि हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं, अगर आपको जितना अच्छे से समझ में आता है, जिस भाषा में जिस लैंग्वेज में, वो होता है, बढ़िया होता है, ठीक है ना। तो चाहे आप किसी भी भाषा में पढ़ते हो कोई मैटर नहीं, लेकिन आप किस तरह प्रस्तुत करते, किस तरह रिप्रेजेंट करते हो अपनी भाषाओं को, अपनी वॉइस को, अपनी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी आपके अंदर कुछ अलग दिखना चाहिए पढ़ने के बाद। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया किसी और लैंग्वेज, आप प्रस्तुत नहीं कर रहे, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, किसी का बोल नहीं पा रहे, तो बेकार हो, कूड़ा कबाड़। इसलिए मैं बोलता हूँ कुछ भी पढ़ो, बहुत क्लियरिफिकेशन रहना चाहिए आपके अंदर, तो ही आपको सिंपल समझ में आएगा। संविधान ही सर के ऊपर से चला जाता है कभी कभी, लेकिन जितना इंटरेस्टिंग उतना कठिन भी हो जाता है, ठीक है ना। ये तो आप पढ़ लिए एक अवधि प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस क्लियर। अब जो सेकेंड पे आएंगे मैंडामस। अब ये देखो इसके क्या है, ये मैंडामस क्या, मैंडामस क्या है, देखो ये किसके लिए लगता है। ये लोअर कोर्ट, जो कोर्ट हो गया लोअर कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट में लगता है। लोक पद के अधिकारी हो सकते हैं ये व्यक्ति, जो एनजीओ संस्था, बशर्ते कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन बशर्ते क्या, जो बशर्ते क्या है, दायित्व हो, अन्यथा नहीं। क्या बोल रहा है इसमें कि भाई जिसके लिए हैबियस कॉर्पस, ये परमादेश मतलब क्या, परमादेश इनका आदेश है, इनका आदेश मतलब परमादेश, आप समझ सकते हो मैंडामस, ठीक है ना। परमादेश क्या, देखने से पता चला आदेश की बात करी जा रही है। क्या है, ये व्यक्ति एनजीओ की ऊपर भी लग सकता है, ठीक। क्या है कि अगर वो व्यक्ति सच में उस काम के लिए दायित्व है, देखो क्या, कब लगेगा, ये कौन व्यक्ति पर लगता पता चलेगा, कब लगेगा, जब वे अपने पद से कार्य करने से मना कर दे, अगर उसके पास विवेक अधिकार की शक्ति है तब नहीं। देखो मैं इसको क्लियरिफिकेशन फिर कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, भाई आप जाओ, कि आप फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने डीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक पर्टिकुलर एरिया में नियुक्त कर दिया गया, वो नियुक्त है। अब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीसी का काम क्या है कि भाई वहां के जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद लोग कल्याण करना, अगर किसी लोग की समस्या उसको दूर करना, या कोई भी ऐसा काम हो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ही हाथ में हो, उसको उस व्यक्ति का उसकी वजह से रुका है तो उसको करवाना, अगर उस काम के लिए मना करता है तो आप परमादेश आदेश जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, कि भाई उन व्यक्ति की मौलिक अधिकार हनन हो रही है, आपको तो भेजा गया किसी एक काम करने के लिए, लेकिन आप उस व्यक्ति का क्यों नहीं करे, तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश करेगा। मतलब आप आदेश देगी, कौन, सुप्रीम कोर्ट, किसको, जो व्यक्ति इस पद के लिए नियुक्त किया गया हो। लेकिन एक बात इसमें है, बशर्ते वो व्यक्ति विवेकाधिकार ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि अगर कोई काम उसकी सोच के साथ किया गया हो, कि भाई आपको छूट है कि आप जाइए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, आप अपनी इच्छा अनुसार, स्वतंत्रता है कि आपको जो सही लगे वो करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताया कि भाई अगर जो गरीब है उसको ज्यादा कुछ दान देना है, जो अमीर है उसको कम देना है, जो अमीर है उसको कम देना, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना, कोई भी सामान है, जो गरीब है उसके लायक है कि भाई इसको ज्यादा देना चाहिए। सामाजिक कल्याण इस टाइप से करना कि समान वितरण हो, ऐसा नहीं कि भाई अमीर को उतना ही और गरीब को इतना नहीं। आपको जो नियोजित लगे
विवेक, भाई इस गरीब को इतना चाहिए तो इतना दे दो, इस अमीर को इतना कोई चीज चाहिए, कोई भी संसाधन चाहिए तो इतना ही दो। तो क्या है कि दोनों को लेवल में लाने के लिए अगर वो अधिकारी विवेक पूर्ण का इस्तेमाल कर, उसको छूट है गवर्नमेंट का के थ्रू, तो वो विवेक का अधिकार शक्ति का प्रयोग के तहत नियुक्त किया गया है, तो आप तो फिर इस पर परमादेश नहीं सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रोहिबिशन जो होता है मैंडामस, सॉरी यार, मैंडामस इस पे जारी नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से रिवीजन करो तो मैंडामस क्या है कि भाई अगर कोई भी लोक अधिकारी किसी एक एरिया में जाके नियुक्त किया गया उसके सामाजिक कल्याण या लोक व्यवस्था रियायत करने के लिए, अगर वो अपने कर्तव्य काम को लेकर सीरियस नहीं, वो काम नहीं करता है, एक व्यक्ति जाता है उसके पास वो काम नहीं करता लेकिन वो काम करने के लिए भेजा गया, तो फिर ये उनकी मौलिक अधिकार के हनन है, तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश मतलब मैंडामस के थ्रू उसको काम करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या है जो विवेकपूर्ण व्यक्ति नहीं हो, उनको सोच, जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल के थ्रू, कोई विवेकपूर्ण व्यक्ति ना हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सिंपल से, जो मैन आपका क्यू वेरेंटो क्या है, सब इस बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार परीक्षा, ये अक्सर होता रहता है हमारा देश के अंदर, इतनी बड़ी देश की जनसंख्या है भाई, एक दूसरे की जलन है, जलन के ऊपर भी बहुत सारे भाई मेरे को मेरी नौकरी लग गई, मेरी नौकरी नहीं लगी, उसकी नौकरी लग गई, या मैं उनसे मतलब क्वारल फेल करता हूँ, नफरत करने लग गया। अब नफरत के चक्कर में भाई उनकी पूरी पोले खोल दी कि भाई ये गलत तरीके से चयन हुआ है, ये चयनित गलत है, या इनकी जो सीटें जो ये जहाँ से चुना गया है वो गलत व्यक्ति, जहाँ से एमएलए एमपी जो भी हुआ है गलत व्यक्ति है, गलत तरीके से किया गया है। तो फिर इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, अब देखो क्या मैं बता रहा हूँ कि क्यू वेरेंटो का मतलब क्या है, लोक पद के अधिकारी, ये पद के अधिकारी के लिए है कि भाई कोई व्यक्ति किसी पद के लिए अभी नहीं एलिजिबल है लेकिन फिर भी वो पद पे, फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति 60 पार कर चुका है और वो फिर भी 60 पार करने के बाद 60 उस पद पे 62-65 साल का हो चुका फिर भी उस पद पे है, जबकि एलिजिबल नहीं, तो आप क्या कर सकते, जो भी इस जो क्यू अधिकार परीक्षा के तहत आप अपने मौलिक अधिकार है आपका भाई कि आप मतलब वहां दर्ज करिए और जो सुप्रीम कोर्ट ये अधिकार परीक्षा वो क्यू वारंटो के तहत उस व्यक्ति को हटा सकता है। या तो अगर किसी, ये तो हो गया एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या शुरू में बोल रहा था कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से चयन किया गया जबकि वो एलिजिबल नहीं है उस पद के लिए, दूसरा व्यक्ति एलिजिबल था लेकिन नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं एलिजिबल था और वो चयनित हो गया जबकि वो योग्य नहीं है, उनकी सर्टिफिकेट नकली हो सकता है, बहुत सारे चीज, या कोई कहीं से मतलब जो कंपटीशन एग्जाम दिया गया वो कुछ भी धांधली हुआ, तो मैं इससे मेरी मौलिक अधिकार की मतलब हनन हुई ना, कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं उनके खिलाफ मैं एक्शन ले सकता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट यही क्यू वारंटो के तहत ये जारी कर सकता है। तो आपको ये बता दें 5 और बाकी दो रह गए, कौन सा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और आइए फ्रेंड्स, अभी जो दो रह रहे हैं, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, ऑपरेशन सर्सेरियो, तो ये दो को हम पढ़ेंगे। क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, सिर्फ ये जो दो मैं एक साथ क्यों करवा रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो मैंने कराया था, ये क्यों, क्योंकि ये दो एक ही से रिलेटिव है, प्रोहिबिशन और सर्सेरियो, ये दोनों एक ही से रिलेटिव है, इसलिए मैंने एक साथ पढ़ा रहा हूँ इसको। क्या है ये जो है, ये सिर्फ न्यायालय के ही खिलाफ रहेगा, नोट एनी पर्सन के खिलाफ, कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं, ये सिर्फ न्यायालय के खिलाफ रहेगा। कोई भी न्यायालय अगर फॉर एग्जांपल में पहला अगर इनको समझो प्रतिषेध, ये सिर्फ न्यायालय के लिए, कैसे खिलाफ, किसके खिलाफ, न्यायालय के खिलाफ। कौन होंगे वो, जो निम्नतम न्यायालय होता है, जिला कोर्ट होते हैं, छोटे कोर्ट होते हैं, वो उसके लिए लगता, कब लगता है, जब वह अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करे और ये सब केस के दौरान ही निर्णय लिया जा सकता है। क्या, मैं इनको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ। क्या है ये, देखो ये नीचा है ऊपर, क्या है इसको, ये है रोकने का काम, ये है फैसला सुनाने का, ये रोकने का काम, ये समाधान है, ये रोकती है कोई भी काम करने, ये समाधान करती है। कैसे, कोई भी न्यायालय अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम किया तो उनको रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट इस या किया तो उनके खिलाफ जो है ना ये प्रोहिबिशन के तहत ये रुक सकता है, ये काम को नाजायज मतलब गलत अवैध ये फैसले को, या कोई भी निर्णय लिया गया हो या कोई भी निर्णय न लिया गया हो तो इसको अवैध घोषित कर सकते हो उस समय। ठीक है, कैसे, प्रोहिबिशन प्रतिषेध की बात करें तो ये सिर्फ कोर्ट के खिलाफ लगता है, जब कब, कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूं आपको क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि कोई भी ये जो प्रोहिबिशन है क्या है,
जैसे मैंने एग्जांपल लिया कोई दरभंगा, दरभंगा का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ के न्यायालय है, अगर वो दरभंगा का छोड़कर समस्तीपुर या कोई मुजफ्फरपुर या कोई लखनऊ फॉर एग्जाम्पल अदर समस्तीपुर या कोई मुजफ्फरपुर जैसे जिला डिस्ट्रिक्ट में जाकर अगर वो अपना ये करने लगे, ये काम करने लगे उनके क्षेत्र में जाकर, फॉर एग्जाम्पल दरभंगा का है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन वो समस्तीपुर या मुजफ्फरपुर में जाकर कोई काम करने लग जाए, उनका कुछ सुनवाई करने लग जाए, तो वो काम को रोक सकते हैं। किसके प्रोविजन प्रतिषेध के तहत ये काम रोक सकता है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन होगा, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसके तहत प्रतिषेध के तहत उसको रोक सकती है। जैसे न्यायालय की तरफ रहते हैं, छोटे कोर्ट वगैरह होता है, और ये सीधा पहुंच जाता है ऊपर उत्प्रेषण, उत्प्रेषण इसको ऊपर पहुंचता है, क्या है किसके खिलाफ, ये भी न्यायालय के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता, कब, जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करे, और ये तो सिर्फ रोका जाता और तब ये निर्णय निरस्त हो जाती है, और निरस्त होने के बाद सक्षम न्यायालय के पास जो उसका रियल जो इसका रियल है, जहां पे इसकी पावर है, जिसको इस टाइप के निर्णय लेने का, जिस टाइप के फैसले सुनाने का, तो वो फैसले वहां जाके सुनाए जाएंगे। अगर इस टाइप में निर्णय नहीं हुआ, वो केस चल ही रहा हो, वो केस चल ही रहा हो, तो यहाँ रोक सकता है और यहाँ पे उसका निर्णय लिया जाएगा। अगर गलत निर्णय इसने भी लिया, अगर ये गलत फैसला सुनाया, तो ये उत्प्रेषण के तहत ये आगे जाकर इनको मतलब दोबारा उस जो सक्षम न्यायालय है, जो उनके जो है, जो नियरेस्ट, जो उनके काम के रिलेटेड जो भी न्यायालय, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दरभंगा गए तो दरभंगा का ही न्यायालय उस फैसला को सुना सकता है, समस्तीपुर का नहीं, तो दरभंगा के न्यायालय के पास जाएगी, ठीक है। इनको समझो तो ठीक है। ये दोनों थी रिलेटिव, कैसे ये काम है, दोनों न्यायालय के खिलाफ, ये दोनों एक ही जैसे हैं, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन करने की बात नहीं है, एक ही रिलेवेंट है, एक ही है, इसलिए कंफ्यूजन होने की एकदम से बात नहीं है, ठीक है। क्या होता है, एक ही जैसे ही नहीं है। प्रतिषेध में क्या है, ये सिर्फ न्यायालय के खिलाफ लगता है, ठीक है। कोई भी अगर न्यायालय अगर अपने अधिकार क्षेत्र से, मैंने जो एग्जांपल दिया, अगर वो जिला का काम छोड़ के किसी अन्य जिला का कार्यवाही संभालने लग जाए, छोड़ के नहीं, मतलब उनके साथ साथ अलग, तो फिर वो गलत होगा, फिर वो काम क्या रुक सकता है, ठीक है। तो ये है, और ये उत्प्रेषण क्या है कि ये जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चले जाए और निर्णय हो चुका, निर्णय लेने लगे या निर्णय हो चुका, तब भी ये काम उसके तहत उत्प्रेषण के तहत रुक सकता है, न्यायालय के पास हस्तांतरित, जो उसका सक्षम न्यायालय के पास हस्तांतरित हो जाएगा। फिर से हम दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, ये एक ऐसा है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया हो या 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया गया हो, उनके मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो, तो उनके रिलेटिव उन पर केस दर्ज करके ये सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण हैबियस कॉर्पस के तहत उसकी मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। अब आते हैं उत्प्रेषण, आदेश जारी करे कौन, सुप्रीम कोर्ट। कैसे, मैंडेबस क्या है, आदेश जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, किसके खिलाफ, तो व्यक्तियों के खिलाफ या एनजीओ के खिलाफ हो सकता है, ये आदेश हो सकता है। मैंडेबस अगर कोई व्यक्ति उस किसी भी कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो, अगर वो कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा हो या करने से मना करता हो, तो उनकी अगर मौलिक अधिकार, किसी व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन होती है, वो अगर केस दर्ज करता है, तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश मतलब प्रोहिबिशन के तो उसको आदेश देगा, वो काम उसको करना पड़ेगा। तो ये है प्रोहिबिशन, ठीक है। मैंडेबस। अब प्रतिषेध के बारे में बात करें, प्रतिषेध क्या होता है, प्रतिषेध के प्रोहिबिशन के बारे में बात करें, तो इसके अंदर ये बात करेंगे, प्रतिषेध में क्या बोला कि अगर कोई भी न्यायालय या हाई कोर्ट न्यायालय वगैरह होते हैं, वो अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करे, तो उस कार्य को मतलब निरस्त किया जा सकता है, रुकवा सकते हैं, उस काम को रोक सकते हैं। ये प्रोहिबिशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकती है कि आपका यह अवैध निर्णय है, अवैध गलत है, उनको रोकने का काम यहाँ होता है, और अंतिम इसको जो है फैसला, जो सही फैसला सुनाने का काम यहाँ होता है, ठीक है ना। उत्प्रेषण काम है, इसके खिलाफ न्यायालय में जो काम होता है, ठीक है, सक्षम न्यायालय के ऊपर भेज जाते। प्रतिषेध, उत्प्रेषण का अधिकार परीक्षा के बारे में बात करें, अगर कोई व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पर नियुक्त है, वो गैर तरीके से नियुक्त है, अगर किसी को और गैर तरीके से नियुक्त है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकते हैं, भाई डायरेक्ट बनवा सकते हैं फाइल की, भाई किसने नियुक्त किया, पहली सैलरी इसको किसने दी, ये सारी जो प्रक्रिया है ये क्यू वारंटों के तहत लिया जाता है। आई होप, मैं आशा है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में, और
एक एक चीज को बहुत नोट डाउन करना कंसेप्टली, और बहुत बढ़िया ये आपका है तो मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग के दृष्टिकोण से। लेकिन ये आपका जितने भी इससे कॉम्पिटिशन एग्जाम है, जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, जितने भी उनके वनडे एग्जाम जितने भी उससे रिलेटेड है, और डिटेल आंसर राइटिंग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। मैं टॉपिक बाय टॉपिक लेके आ रहा हूँ और एक एक करके हम क्लेरिफाई करेंगे, एक भी कहीं आगे पीछे नहीं होगा। धीरे धीरे जो भी मेरे को जितना कंटेंट अवेलेबल है, जितना मेरे पास कहीं हो रहा है और मैं करूँगा, ठीक है। और ये है वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।